हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। कल हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर्स को हमने यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए रखा और सॉफ्टवेयर को दो भाग में बांट दिया, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम देख रहे थे, उसकी डेफिनेशन हमने पूरी कर ली थी। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हमने देखा कि एक कलेक्शन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ प्रोग्राम का, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का और ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये सब मिलकर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। आज हम यूटिलिटी प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते टाइम पे आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि इन सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आने वाले सभी प्रोग्राम्स का यूज़र से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। यूज़र से डायरेक्ट इंटरेक्ट ये नहीं करते, है ना। इसको हमें ध्यान रखना है और देन हमें इसको पढ़ना है। तो यूटिलिटीज़ प्रोग्राम क्या करता है? यूटिलिटीज़ प्रोग्राम जो होते हैं वो यूज़र को कोई कॉम्प्लेक्सिटी फेस ना करनी पड़े कि सिस्टम के अंदर कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से चीज़ें काम कर रही है, वो चीज़ें यूज़र के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, उसके लिए हम यूटिलिटीज़ प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट डेफिनेशन को ना समझ के हम एग्जाम्पल को लेकर ही चलेंगे। तो जैसे अभी मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये भी यूटिलिटीज़ प्रोग्राम के अंदर आते हैं, या फिर डेटा रिकवरी, या फिर डेटा का जो आप बैकअप लेते हैं। ये सब प्रोग्राम जो होते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं या फिर हम इनको यूज़ भी करते हैं, तो इन प्रोग्राम्स को हम यूटिलिटीज़ प्रोग्राम जानते हैं। अब देखो, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन कैसे काम करता है। फ्रैगमेंट होता है कि किसी भी चीज़ को बांट देना। जैसे ये आपकी हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क को आपने जैसे एक फ़ोल्डर बना लिया, दूसरा बना लिया, ये सॉन्ग्स का बना लिया, मूवीज़ का बना लिया, इसको अलग अलग है ना, इसके टुकड़े कर दिए। तो जब हम इनको बांट देते हैं उसको बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है, सीपीयू को अगर हम इसमें कोई चीज़ सर्च करने के लिए बोलें तो वो इतने सारे फोल्डर के अंदर जाके सर्च करके आएगा। और डीफ्रैगमेंटेशन क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, कि जो आपने यूज़र ने फ्रैगमेंट किए हैं, पूरी एक हार्ड डिस्क को अलग अलग भाग में बांट दिया, उसको डीफ्रैगमेंट क्या करता है, इन भाग को बीच में से अलग कर देता है और इस पूरी डिस्क को एक कर देता है। इसे हम बोलते हैं डीफ्रैगमेंट करना। कि जैसे यूज़र ने कोई सॉफ्टवेयर को या फिर कोई प्रोग्राम को, कोई फोल्डर को डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद में उस पूरे सिस्टम में जो वो स्पेस खाली हुआ, उसको दोबारा से हार्ड डिस्क में ऐड करने का काम किसका होता है, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम का। इसको हम बोलते हैं डिस्क को डीफ्रैगमेंट करना, मतलब उसको दोबारा से जोड़ देना। पहले यूज़र ने अपने लिए भाग बनाया था, अब उसने उस फोल्डर को डिलीट कर दिया, डिलीट करते ही जो ये भाग है वो इसमें वापस से जुड़ जाएगा, इसको हम डीफ्रैगमेंट बोलते हैं। और डीफ्रैगमेंट से क्या होगा, सिस्टम की जो स्पीड है, सिस्टम की स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए आप एक चीज़ सोचो, आपकी टेबल है, उसके ऊपर आपने कुछ बुक्स रख रखी हैं। अगर आपको उन बुक्स में से ही कोई बुक्स को छांटना है तो आपके लिए बहुत आसान है, आपके सामने सारी बुक्स पड़ी हैं, उनमें से आप कोई बुक छांट लो। डेटा कम है, आपको कम स्पेस में छांटना पड़ा, तो आपको टाइम कम लगेगा, आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर वो एक बुक आपको किसी लाइब्रेरी में जाके ढूंढनी पड़े, और ये मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल उस लाइब्रेरी में 5,000 किताबें पड़ी हैं, तब आप सोचो कि आपको कितने सारे डेटा को छांट के उसमें से उस एक किताब को ढूंढना पड़ेगा। तो सीपीयू भी हमारी तरह काम करता है। अगर उसके आगे डेटा कम होगा तो उसको कम जगह में सर्च करना पड़ेगा। अगर हम पूरी डिस्क को, पूरी हार्ड डिस्क को भर के रखेंगे डेटा से, तो उसको, उस फोल्डर को ढूंढने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डीफ्रैगमेंटेशन से क्या होता है, सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है। अब डेटा रिकवरी क्या होता है, जैसे यूज़र ने एक्सीडेंटली कोई डेटा को गलती से डिलीट कर दिया, और डिलीट कर दिया बट वो उसको दोबारा यूज़ करना चाहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा था, तो वो उसको क्या करता है, रिकवरी कर लेता है ना। डेटा रिकवरी आपने सुना होगा, यूज़ भी किया होगा। कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिन फोल्डर होता है, उसमें क्या होता है, जो भी अपने डेटा को डिलीट करते हैं वो उस फोल्डर में जाके सेव हो जाता है। तो अगर आपने उस डेटा को डिलीट गलती से किया था, आप वहाँ से अपने हार्ड डिस्क में उसको दोबारा रीस्टोर कर सकते हो।
ऐसे ही कुछ यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स आते हैं जिनमें अगर हमने कोई गलती से डेटा को डिलीट कर दिया, बट हम उनको क्या कर लेते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो हमें रिकवरी को दे, रिकवरी करवाने में हेल्प करें, वो हमारे कौन से प्रोग्राम होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम। और थर्ड हम लेके चलेंगे डेटा बैकअप। तो बैकअप तो आपने अपने फ़ोन में भी लिया होगा। जैसे आपका फ़ोन अगर गुम हो जाए या कुछ और हो जाए, अगर आपने उसका बैकअप ले रखा है तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे पूरे डेटा को रिकवर कर सकते हैं। और मोस्टली यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं वो हम डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं करते। भाई ये प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसके पीछे का गणित हमें कुछ नहीं पता, हमें तो इनको क्या होता है, डायरेक्ट यूज़ करना होता है। रिकवर पे हम क्या करते हैं, रिकवर पे हम सिर्फ क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और उससे हमारा डेटा रिकवर हो जाता है ना। तो इस तरीके के प्रोग्राम हम किस में मानेंगे, ये एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग होते हैं और ये बने हुए होते हैं सिस्टम की ही कंडीशंस को सुधारने के लिए, सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, सिस्टम के इम्पॉर्टेंट डेटा को रिकवर करने के लिए। या फिर इसके अंदर हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि एंटीवायरस। एंटीवायरस जो होता है वो क्या करता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लिक करते हैं और वो पूरे सिस्टम को स्कैन करता है और जो भी वायरस होते हैं, अगर उसे वायरस मिला तो उन वायरस को वो डिलीट कर देता है। तो एंटीवायरस भी किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जो फंक्शनैलिटी होती है, जो वर्किंग होती है, उनको लेकर मैं आपको थोड़ी चीज़ें लिखवा देती हूँ। आप इनको रिवाइज करने के लिए नोट डाउन कर लेना। नंबर 1 पे ये डिस्क को स्कैन करने के लिए काम आता है। और स्कैन करने से क्या होता है कि हम हमारी हार्ड डिस्क को मेंटेन कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी जो मेमोरी है उसमें उसका मैनेजमेंट रख सकते हैं। ऊपर जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्क को डीफ्रैगमेंटेशन के लिए भी हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। बैकअप के लिए भी हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के यूज़ करते हैं। नंबर 4 पे आ जाएगा एंटीवायरस प्रोग्राम जो होते हैं वो भी किसके अंडर में आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। एक होता है कंप्रेशन प्रोग्राम। तो जो कंप्रेशन प्रोग्राम होता है वो देखो क्या होता है, जैसे कोई फाइल है 2 GB की और आपकी हार्ड डिस्क के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपकी हार्ड डिस्क में सिर्फ 1 GB का स्पेस खाली है। तो उस कंडीशन में हम मोस्टली क्या करते हैं, इस फाइल को कंप्रेस कर देते हैं। और कंप्रेस करने के लिए एक अलग से प्रोग्राम आता है, सॉफ्टवेयर आता है, वो यूटिलिटी प्रोग्राम के अंडर में ही आएगा। तो वो सॉफ्टवेयर इस फाइल को कंप्रेस करके इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता है। अब वो साइज़ जैसे ये मान लेते हैं कि उसने 500 KB के अंदर इस 2 GB की फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर दिया, उस डेटा को कंप्रेस कर दिया, उस फाइल को छोटी कर दी। और 500 KB की फ़ाइल आने के बाद अब हम इजीली अपने हार्ड डिस्क में उस फाइल को रख सकते हैं। तो यूटिलिटी में जो कंप्रेशन के जो प्रोग्राम होते हैं वो भी हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अपने डेटा को हार्ड डिस्क में सेव रखने के लिए। तो ये पूरी कहानी होती है यूटिलिटी प्रोग्राम की। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, यूटिलिटी के अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस तरीके से काम करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। देखो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को समझने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंप्यूटर है, आपकी जो कंप्यूटर मशीन है, वो कौन सी भाषा को समझती है, मशीन लैंग्वेज को। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, वो लैंग्वेज जो 0-1 में ही लिखी गई हो। यहाँ पे आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो 0-1 में ही आप लिखोगे। अगर यूज़र डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में ही कोई इंस्ट्रक्शन दे, जैसे अगर आपको अपना नाम लिखना है तो आप 0-1 में ही उसको इंस्ट्रक्शन दो, तो आप खुद सोचो कि कंप्यूटर को क्या ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसलेट करने की। तो इसमें हमारा जवाब होगा कि कंप्यूटर तो खुद ही मशीन लैंग्वेज में काम करता है, 0-1 की भाषा में काम करता है। और अगर यूज़र उसको उसी भाषा में डेटा प्रोवाइड करवा दे तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो इसको डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा, है ना, डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा।
बट अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलूँ कोई हाई लेवल लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, इंग्लिश जैसे स्ट्रक्चर में लिखी जाती है। तो उसमें जैसे अगर मुझे मेरा नाम लिखना है तो मैंने लिखा नेहा। अब नेहा लिखा हुआ नाम कंप्यूटर को ना तो एन पता, ना ई एच ए, इन सब से उसको कोई मतलब नहीं है। उसको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, 01। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को इस मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है और ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे तो देखो हमने बात की थी मशीन भाषा की। मशीन लैंग्वेज को तो आपको डायरेक्ट एक्सेस करना है, कोई ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो पढ़ने वाली चीज़ है वो है एक तो असेंबली भाषा। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो एक तरह से इस तरीके से लिखी होती है, ऐड ए और कोमा बी सब सी कोमा डी, इस तरीके से भाषा लिखी होती है कोड के अंदर। इसको हम असेंबली कोड भी बोलते हैं। और इसे हम जब मशीन लैंग्वेज में 01 की भाषा में कन्वर्ट करेंगे, उस टाइम पे जिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, और अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि यूज़र ने कौन सी भाषा के अंदर कोड लिखा, असेंबली भाषा में। असेंबली भाषा में लिखने के बाद उसको कंप्यूटर में देना है डेटा को, तो वो 01 में चेंज होगा। और 01 की भाषा कौन सी होती है, मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा, एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को जानता हो। तो उसके लिए हमने स्पेशल असाइन किया असेंबलर को। असेंबलर जो है वो असेंबली भाषा का कोड लेगा, उसको मशीन भाषा के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और नंबर 3 पे हमें अगर बात करनी है हाई लेवल लैंग्वेज की, अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड, जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया भी था कि हाई लेवल लैंग्वेज मतलब आपने सी के अंदर, C++ के अंदर या जावा के अंदर कोई कोड को लिखा और वो कोड आप चाहते हो कि मशीन भाषा के अंदर कन्वर्ट हो जाए, मतलब 01011 की भाषा आ जाए। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम 2 तरह के ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम 2 तरह के ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे। नंबर 1 पर जो ट्रांसलेटर हम यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर, और नंबर 2 पर हम यूज़ करते हैं कंपाइलर। देखो सिर्फ थ्योरी चल रहा है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। आप अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो इसको लिख लें, है ना। लिखने के बाद आप इसको पूरा जब देखेंगे तो ऐसा इसमें कुछ अलग से नहीं है। और जो चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न में लग रही है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, बेसिक भी नहीं पता, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड अगर उसको 01 में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट देखो अपने आप तो होगा नहीं, उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए जो उसको कन्वर्ट करे। जैसे ये बंदा जानता है हिंदी और इसे समझ आती है इंग्लिश, तो इन दोनों की भाषा को आपस में समझने के लिए ये एक बंदा नियुक्त करते हैं और वो इन दोनों की भाषा को जानता है। तो वो हिंदी वाले से हिंदी लेगा और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, और इंग्लिश वाले से इंग्लिश लेगा और उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से ये एक प्रोग्राम हमने बात की कि वो कौन सा होता है, ट्रांसलेटर होता है। अब ट्रांसलेटर जो है वो 2 तरह के होंगे, एक होगा इंटरप्रेटर और एक होगा कंपाइलर। ये 2 तरह के हैं तो इनकी वर्किंग भी अलग अलग होगी। थोड़ा सा ध्यान दे के समझेंगे कि इंटरप्रेटर देखो आप कैसे काम करता है। आपने कोई कोड लिखा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन का कोई आपने कोड लिख दिया यहाँ पे। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, नंबर 1 वाली लाइन को पढ़ेगा पूरी को अच्छे से और उसे क्या करेगा 01 की भाषा में चेंज कर देगा हैंड टू हैंड। इसे वो कंप्यूटर को दे देगा और फिर वो दूसरी नंबर वाली लाइन पे आएगा। देन वो इसको पढ़ेगा पूरी लाइन को और उसको भी वो क्या करेगा 01 की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और ये कंप्यूटर को दे देगा। और ऐसे करते हुए वो लास्ट लाइन के ऊपर आएगा और इस पूरी लाइन को पढ़ने के बाद छठी लाइन हो जाएगी ये, वो पूरी लैंग्वेज को, पूरी भाषा को कन्वर्ट कर देगा 0111 की भाषा में।
तो इंटरप्रेटर किस तरीके से किसी कोड को ट्रांसलेट करता है, तो हमें ध्यान रखना है लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर एक लाइन को पढ़ता है, उसको 0-1 की भाषा में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो दूसरी लाइन पे आता है, उसको पढ़ता है अच्छे से, फिर वो क्या करता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है, फिर वो अगली लाइन पे आएगा, फिर उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसको ट्रांसलेट करेगा। तो लाइन बाय लाइन क्या करता है, पूरे कोड को ट्रांसलेट कर देता है। अब कंपाइलर देखो किस तरीके से काम करता है। तो ये सेम कोड हम 6 लाइन का कंपाइलर को देंगे। इन 6 लाइन के कोड को कंपाइलर किस तरीके से पढ़ेगा, तो कंपाइलर देखो यहाँ से शुरू होगा नंबर 1 से, पहले 1 पढ़ेगा, फिर वो 2 पे आएगा, फिर वो 3 पे आएगा, देन वो चौथी लाइन पढ़ेगा, देन 5वीं और देन 6ठी। और यहाँ आके उसको पता चलेगा कि कोड ख़त्म हो गया। तो उसने स्टार्ट किया था नंबर 1 लाइन से और वो कहाँ पे पहुँच गया, लास्ट लाइन के कोड पे। अब उसने जब इस कोड को पूरे को पढ़ लिया, पूरे कोड को वो एक साथ में ट्रांसलेट कर देगा 0-1 की भाषा में, है ना। इस तरीके से वो क्या करेगा, पूरी भाषा को ट्रांसलेट कर देगा। तो कंपाइलर किस तरीके से काम करता है, यूज़र के द्वारा लिखे गए कोड को पूरा एक साथ पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसको एक साथ में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। जबकि इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, एक लाइन को पढ़ता है, ट्रांसलेट कर देता है, एक लाइन को पढ़ता है, ट्रांसलेट कर देता है। और इन दोनों में क्वेश्चन भी यही बनता है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है और कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ में ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ तक हमें यूटिलिटी प्रोग्राम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में अच्छे से हमने समझ लिया। आप इसको और अच्छे से रिवाइज करना, पढ़ना। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और देन समझेंगे कि एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस तरीके से हेल्प करते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।